आज हम पढ़ेंगे वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब तक हमने बैकएंड में क्या क्या पढ़ लिया, देखो चलो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाई लेवल आर्किटेक्चर, मॉडर्न वेब आर्किटेक्चर कैसा होता है। ठीक है। कितने कंपोनेंट्स होते हैं उसमें। ठीक है। हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग थी हर चीज की, क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल पढ़ा डिटेल में, क्या चीज कैसे काम करती है, क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट कैसे होता है, मेथड्स, हेडर्स, किस किस तरह के अटैक्स होते हैं जो हम हेडर्स की मदद से प्रिवेंट कर सकते हैं, और कनेक्शन कैसे बैठता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में, टीसीपी कनेक्शन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि राउटिंग कैसे होती है। राउटिंग बेसिकली क्या कि मतलब हम जब भी कोई बैकएंड बनाते हैं तो एक जगह पे ही हर चीज प्रोसेस नहीं करते हम। अलग अलग राउट में अलग अलग हैंडलर्स को या फिर कंट्रोलर्स को, हैंडलर कंट्रोलर एक ही बात है, ठीक है। अलग अलग राउट पे हैंडलर या फिर किसी कंट्रोलर को उसका किसी भी रिसोर्स का एक्सेस दे देते हैं ताकि वो उस चीज को प्रोसेस कर पाए, उसको हैंडल कर पाए सही ढंग से। ठीक है। तो राउटिंग बेसिकली हाई लेवल वो है। ठीक है। कितने तरह की राउटिंग होती है हमने वो देखा था। उसके बाद सी रिलेशन डी सी रिलेशन देखा था। ठीक है। कि बेसिकली हम जो क्लाइंट से सर्वर तक डाटा जो भी ट्रांसफर करते हैं वो किस तरह से होता है, किस फॉर्मेट में होता है। ठीक है। उसके बाद लास्ट क्लास में हमने ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन देखा था। इसमें सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था कि हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग से कि क्या ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन होता क्या है। उसके बाद हम थोड़ा सा हिस्ट्री समझी थी कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इमर्ज कहाँ से हुए। ठीक है। एकदम मिलीनियर पीरियड से भी पहले से, और फिर उसके बाद कैसे कैसे हमने एवोल्यूशन करा आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर पे। उसके बाद JWT और ओपन आईडी कनेक्ट ये सब पढ़ा। ठीक है। और टाइमिंग अटैक और किस तरह के एरर मैसेजेस तुम्हें देने चाहिए जब भी कोई ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पाइपलाइन बनाते हो, तो उसमें किस तरह के एरर मैसेजेस तुम्हें देने चाहिए हमने वो देखा। और एरर, और फिर हमने एक अटैक देखा, टाइमिंग अटैक, जो कॉमन अटैक है। ठीक है। और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले होता क्या है। तो वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले तुम्हें ये समझना चाहिए जरूरी क्यों है। जब भी हम कोई एपीआई बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई एपीआई बनाते हैं, एपीआई क्या होता है, एपीआई बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब मतलब ऐसा सिस्टम जो किसी भी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है। ऐसा सिस्टम जो किसी भी दूसरे एलियन सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाए। एलियन सिस्टम मतलब जो जिस सिस्टम से तुम फेमिलियर नहीं हो। मान लो मैंने जावा में कोई ऐप बनाया, ठीक है, और जावा में कोई बैकएंड बनाया। अब मैं चाहता हूँ कि जावा स्क्रिप्ट में या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज में आके मेरे से वो कांटेक्ट करे। ठीक है। उसके लिए हमें काफी सारी गाइडलाइंस होती है। ठीक है। तो और उन सबको फॉलो करके हम एपीआई बनाते हैं। ठीक है। तो एपीआई में सबसे फंडामेंटल चीज हमें क्या ध्यान रखनी चाहिए, वो है डाटा इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी। अब डाटा इंटीग्रिटी होता है क्या सबसे पहले। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी बेसिकली अगर तुम समझो तो हम, इसका मतलब ये होता है हमें ये मेक श्योर करना है कि कोई भी डाटा हमारे पास आ रहा है यूजर के द्वारा, तो वो द्वारा कंप्लीट हो, पहली बात, कंसिस्टेंट हो। ठीक है। और रिलायबल हो। ठीक है। उसका फॉर्मेट सही हो। समझ में आ रहा है। और
हम उसकी क्या बोलते हैं, टाइम के साथ जैसे जैसे वो डाटा चेंज हुआ है, हम उसकी एक हिस्ट्री थोड़ी सी स्टोर कर पाए, ठीक है। तो इंटीग्रिटी बेसिकली, इन ये सारी चीजें, डाटा इंटीग्रिटी बेसिकली ये सारी चीजें जब हम मेक श्योर करते हैं, तभी डाटा इंटीग्रिटी हम बोल सकते हैं कि हमने स्टेब्लिश कर दिया है। तो सबसे पहले इन सब का मतलब क्या है, कंप्लीट डाटा। तो कंप्लीट डाटा का मतलब ये है, जैसे कि मान लो मेरे पास में कोई भी एक यूजर फॉर्म है। अब उसमें कुछ कुछ यूजर फॉर्म में तुम देखते हो ना कि स्टार बना रहता है, तो उसका मतलब वो ये होता है कि वो कंपल्सरी है डालना, ठीक है। तो अब मैं जब भी कोई सिस्टम बनाऊंगा, तो जो फील्ड कंपल्सरी होगी, ठीक है, जो फील्ड रिक्वायर्ड होगी, तो भाई वो चीज तो मेरे को 100% चाहिए ही चाहिए। उसके बिना मैं कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है। तो कंप्लीटनेस उसको बोलते हैं। और कंसिस्टेंट क्या होता है, कोई भी डाटा कंसिस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि उसका ना एक स्पेसिफिकली एक फॉर्मेट, और किस तरह से, किस लैंग्वेज में, ठीक है, किस सिमेंटिक्स के साथ वो रिप्रेजेंट करा गया है, ठीक है। कंसिस्टेंसी उसको बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी का मतलब तुम ये समझ सकते हो कि कोई भी डाटा है, हमको एक उसको एक स्पेसिफिक तरीके से ही शो करना है। जैसे कि भाई, जब भी कोई तुम डिजाइन बनाते हो, मान लो पोस्टर वोस्टर बनाते हो, तो तुम देखते हो ना कि एक अच्छा डिजाइन क्या माना जाता है, कि जहां पर फॉन्ट और फॉन्ट वेट और कलर्स एक कंसिस्टेंसी रखें। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैंने एक मोनोफॉन्ट डाल दिया और आगे जाके मैंने सेंसरिफ यूज कर लिया। मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब मैंने कोई डॉक्यूमेंट बना रहा हूँ, तो वो पूरा डॉक्यूमेंट एक ही फॉन्ट में है, तो उसको हम कंसिस्टेंसी बोलेंगे, ठीक है। और फिर रिलायबल, रिलायबल मतलब कि वो डाटा सही हो, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि भाई मैंने यूजर से ये उसकी ईमेल आईडी मांगी है, और उसने ईमेल आईडी की जगह अपना फोन नंबर डाल दिया, और वो मैं एक्सेप्ट कर लूँ, ठीक है। और उसके बाद आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री इसका मतलब ये है कि अब कोई भी डाटा है, मान लो, ठीक है, आज मैंने कोई भी यूजर की ईमेल आईडी पहले स्टोर करी, ठीक है। इन फ्यूचर उसको अब वो ईमेल आईडी चेंज करनी है रिकॉर्ड्स में, तो मैं उसको, हाँ ठीक है, मैं उसको परमिशन दे दूंगा कि भाई तो चेंज कर ले, लेकिन मेरे पास एक उसका हिस्ट्री भी रहना चाहिए कि भाई टाइम के साथ इसका क्या क्या इसकी ईमेल आईडी थी, ठीक है। मतलब इस यूजर से कौन कौन सी ईमेल आईडी जो है कनेक्ट थी, ठीक है। चलो डाटा इंटीग्रिटी समझ गए। अब इसके बाद आती है सिक्योरिटी वाली बात। सिक्योरिटी वाली बात तो मैं नाम से ही पता चल रहा है कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब क्या, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन पे, ठीक है, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन पे, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन पे हमारा डाटा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हमारा डाटा नहीं जाना चाहिए, बेसिकली सिक्योरिटी का मतलब ये है, खत्म, ठीक है। तो वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन हम इसीलिए करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक बैकएंड के कंटेक्स्ट से समझें, ठीक है, बैकएंड के जब हम कंटेक्स्ट से समझें, तो हम भी जब अब कोई सर्वर बनाते हैं ना, एक मिनट, हम जब भी अब कोई सर्वर बनाते हैं, तो सबसे पहले ये देखो कि एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, ठीक है, ये पूरा सर्वर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या मतलब रिक्वेस्ट जाती आती कैसे है, तो सबसे पहले देखो, क्लाइंट जो है कोई भी यूजर इनपुट लेगा अपने इसमें ब्राउजर में या फिर कोई ऐप की मदद से, और उसके बाद वो ना रिक्वेस्ट भेजेगा। वो रिक्वेस्ट किस पे भेजेगा, वो एक किसी एक स्पेसिफिक राउट पे भेजेगा रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे कि स्लैश बुक्स, ठीक है, स्लैश स्टूडेंट्स, मतलब कुछ भी एक स्पेसिफिक राउट पे वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो, वो उसने एक स्पेसिफिक क्लाइंट ने किसी भी स्पेसिफिक राउट पे रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। अब वो क्या होगा, अब ना राउटिंग एल्गोरिथम की मदद से, मैंने बताया था ना कि फर्स्ट क्लास में बताता है इसके बारे में, कि जब भी हम, वो इतनी बड़ी दुनिया भाई, अभी इसमें हर सिस्टम के पास अपनी एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। और उस आईपी एड्रेस से कोई ना कोई डोमेन जुड़ा हुआ है। अब उस डोमेन के अंदर जाने के लिए हमें बेसिकली कुछ ना कुछ एल्गोरिथम तो चाहिए। क्या होता है सबसे पहले, जब भी हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सबसे पहले डीएनएस के पास जाती है ना।
डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम बताता है कि भाई आप जिस व्यक्ति का नाम या जिस डोमेन का नाम बता रहे हो उसका एड्रेस ये है। तो आप एक कोई भी एल्गोरिथम यूज करो और मैक्सिमम इतने हॉप्स में, आप मान लो 30 हॉप्स होते हैं मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम 30 हॉप्स में उसके पास पहुंच जाओ। ठीक है। ठीक है चलो। तो अब हम राउटिंग एल्गोरिथम की मदद से इस सर्वर की लोकेशन को पता कर लेंगे। अब जैसे हम इस सर्वर की लोकेशन को पता कर लेंगे, तो अब हम क्या होगा, ये किसी भी, मैंने बताया था पिछली राउटिंग वाली क्लास में बताया था कि कोई भी मेथड होता है, उस मेथड के साथ वो उस मेथड के, मतलब ये मेथड क्या है बेसिकली, ये मेथड या तो गेट हो सकता है या पोस्ट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो उस मेथड के साथ हम किसी भी राउट पर, ठीक है, किसी भी राउट पर कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है। और वो रिक्वेस्ट क्या क्या हो सकती है, ठीक है, वो रिक्वेस्ट क्या कैसी रिक्वेस्ट है यहाँ पे, यहाँ पे वो गेट रिक्वेस्ट है। और तुम्हें पता होगा कि गेट रिक्वेस्ट जो है, गेट रिक्वेस्ट में हम कोई भी बॉडी नहीं भेजते बाय डिफॉल्ट, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये वाला सेक्शन खाली है, स्टूडेंट्स के जस्ट नीचे मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये वाला सेक्शन खाली है, हम इसके साथ कोई बॉडी नहीं भेज रहे। ठीक है। तो इसके बाद जब भी ये मेथड के साथ वो ये किसी रिक्वेस्ट जो है किसी स्पेसिफिक राउट पे जाती है, तो ये क्या करते हैं वहां जाकर, वो जैसे ही सर्वर पे पहुंचेंगे ना, वैसे ही सर्वर पे पता चलेगा, अरे भाई आप इस मेथड के साथ इस वाले राउट पे आए हो, तो आपका जो हैंडलर है ना, हैंडलर मतलब आपको जो हैंडल करेगा आपकी रिक्वेस्ट को, हैंडलर या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंट्रोलर। ठीक है। हैंडलर या फिर हम इसको बोल सकते हैं कंट्रोलर। ठीक है। तो ये जो है ना आपका हैंडलर या कंट्रोलर, वो किसी भी, मान लो हैंडलर और कंट्रोलर क्या होता है बेसिकली, अगर तुम वैसे पता करोगे तो वो बेसिकली एक फंक्शन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके अकॉर्डिंग करूँ तो गेट स्टूडेंट्स मान लो। ठीक है। बेसिकली एक हैंडलर है जिसका नाम है गेट स्टूडेंट्स करके। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, इसने राउट को, मेथड को, राउट को और एक हैंडलर या कंट्रोलर को एक साथ मिला दिया, और कुछ भी स्पेसिफिक ऑपरेशंस ये परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। चलो हम इतना समझ आया कि एक फ्लो क्या होता है। ठीक है, एक फ्लो कैसा दिखता है। तो इसके बाद चलो हम बेसिकली सर्वर के अंदर आते हैं। ठीक है, सर्वर पे चल चल अब तक हम आ गए। ठीक है चलो, अब सर्वर पे भी जब हम कोई भी बैकएंड बनाते हैं ना, तो बैकएंड को हम ना कभी भी एक ऐसा नहीं करते कि सारा का सारा जो है, सारा का सारा काम एक ही फाइल में कर दिया। ठीक है, एक ही फोल्डर में कर दिया, या एक ही लेयर है सिर्फ, या फिर एक ही जगह है जहाँ पे हमने सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रखे हैं, चाहे वो डाटाबेस से डील करना हो, वो नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडल करनी हो, या फिर उसको बिजनेस लॉजिक कुछ लगाना हो, या फिर हमें कोई एल्गोरिथम रन करनी हो, या फिर कुछ ढूंढना हो, या किसी चीज को प्रोसेस करना हो, मतलब ये सारा काम जो है ना, वो हम कभी भी एक ही जगह पर एक ही फंक्शन पे, ठीक है, नहीं करते। हम इसको हमेशा लेयर्स के फॉर्म में करते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले मान लो एक लेयर ये हो गई, कंट्रोलर लेयर हो गई, उसके बाद सर्विस लेयर हो गई, उसके बाद रिपोजिटरी लेयर हो गई। ठीक है। हम कभी भी क्या करते हैं, भी कोई सर्वर बनाते हैं, कोई बैकएंड बनाते हैं, उसको ना लेयर के फॉर्म्स में बनाते हैं। ठीक है। लेयर के फॉर्म्स में क्यों बनाते हैं, लेयर के फॉर्म्स में इसलिए बनाते हैं ताकि एक तरह से तुम समझ सकते हो, हर चीज एक दूसरे से ना आइसोलेटेड हो। ठीक है। अगर मान लो कल को ना तुम्हारा कोड जो है क्रैश कर गया, ठीक है, मतलब सर्वर जो है क्रैश कर गया लोड आने पर। ठीक है। तो अब इतना, अगर तुमने हर चीज एक ही जगह पर लिख दी होगी, तो तुम्हें सबसे पहली बार डीबग करने में ना बहुत दिक्कतें आएंगी, क्योंकि इतनी सारी इतना सारा कंटेक्स्ट है एक ही फाइल में। समझ में आ रहा है, इतना सारा कंटेक्स्ट है एक ही फाइल में, अब तुम क्या क्या समझोगे एक बार में। इसलिए हम क्या करते हैं, हम ना टुकड़ों में, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स में बनाते हैं। ठीक है। जैसे डीएसए में तुम करते होगे ना, कि कोई भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ देते हो और फिर सॉल्व करते हो, है ना।
तो फिर वो प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाती है। तो हम बैकएंड में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। हम कोई भी बैकएंड जो है वो एक लेयर्स की फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। आगे तुम कुछ और पढ़ो तो आर्किटेक्चर और नीड्स के हिसाब से चीजें चेंज हो सकती हैं, लेकिन फंडामेंटली 3 लेयर होती हैं। अब 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? 3 लेयर, सबसे पहली लेयर होती है कंट्रोलर लेयर, ठीक है। सबसे पहली लेयर होती है कंट्रोलर लेयर। और फिर कंट्रोलर लेयर काम क्या करती है, तुम ही सोचो। कंट्रोलर लेयर सबसे पहली लेयर है। तो जब ये जो भी ये रिक्वेस्ट मैंने भेजी है क्लाइंट से, जब ये सर्वर में एंटर करेगी तो सबसे पहले किसके पास जाएगी? सबके सबसे पहले पास जाएगी कंट्रोलर लेयर की, ठीक है। इसका मतलब क्या है और कंट्रोलर लेयर होता क्या है बेसिकली? कंट्रोलर लेयर जो है ये ना नेटवर्क रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, ठीक है। अब भाई इतनी सारी नेटवर्क रिक्वेस्ट है, अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो चलो एक मिनट। अब ऐसा तो है नहीं कि क्या बोलते हैं सिर्फ एक ही यूजर है जो हमारे डाटाबेस से या फिर सॉरी, ऐसा तो है नहीं कि एक ही यूजर है जो हमारे सर्वर से इंटरेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है वहां पे हजारों यूजर्स हो, मिलियंस ऑफ यूजर्स हो, ठीक है। तो इस केस में अब हमें अगर ऐसा जरूरी है कि हम स्पेसिफिक स्पेसिफिक रोल्स डिफाइन कर दें, ठीक है। हर चीज एक जगह आइसोलेटेड वे में प्रोसेस करें, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि क्या बोलते हैं, किसी भी हार्डवेयर की ना एक लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती है सबसे पहले, ठीक है। ये जो सर्वर है हम किसी ना किसी सीपीयू में ही तो स्टोर कर रहे होंगे, किसी भी रिमोट रिमोट लोकेशन पे। अब एक सीपीयू की भी कुछ लिमिट होती है भाई, ठीक है। अब उसको तो है नहीं कि तुम इनफाइनाइटली उसको एक्सटेंड कर सकते हो उसका हार्डवेयर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए भी तुम इसको एक तरह उससे एक इस तरह से भी समझ सकते हो कि हार्डवेयर की कैपेबिलिटी क्योंकि इनफाइनाइट नहीं है, तो इसलिए हम इनको ना टुकड़ों में करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, कंप्यूटेशन पावर तो लेगी ही लेगी, ठीक है। और हर चीज हम इसलिए एक जगह पे नहीं डाल सकते। चलो ठीक है। तो सबसे पहले जैसे ही ये सारी नेटवर्क मतलब ये सारे क्लाइंट्स है ना, ये सारे क्लाइंट्स है, ये सारे क्लाइंट जैसे सर्वर पे इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है, सर्वर को कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो सबसे पहली रिक्वेस्ट वो कहाँ जाएगी? वो सबसे पहली रिक्वेस्ट जाएगी वो कंट्रोलर लेयर के पास जाएगी, ठीक है। कंट्रोलर लेयर क्या करता है? कंट्रोलर लेयर नेटवर्क रिक्वेस्ट हैंडल करता है और एचटीटीपी रिलेटेड स्टफ जितना भी है, तुम कौन सी राउट पे, कौन से मेथड पे रिक्वेस्ट आई, ठीक है। और मेथड के साथ करेक्ट बॉडी है कि नहीं, ठीक है। और मिडलवेयर तो यूज नहीं कर रहे, और भी कुछ प्रॉक्सी तो नहीं है, ठीक है। काफी सारी ये सारी चीजें ये सब कंट्रोलर लेयर देखता है, ठीक है। चलो इतना समझ गए। और एक पहला लेयर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कंट्रोलर लेयर जैसे ही उसको पास कर देता है जो भी ये रिक्वेस्ट भेजी है क्लाइंट ने, नेटवर्क कंट्रोलर लेयर बोलता है कि हाँ भाई, मेरे को जो जो चीजें प्रोसेस करनी थी रिक्वेस्ट से, वो चीजें मैंने प्रोसेस कर दी है, और मेरे को लग रहा है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो सही है आगे जाने के लिए, ठीक है। तो वो ना अब आगे भेज देगा इस रिक्वेस्ट को, और वो भेज देगा सेकंड लेयर पे। सेकंड लेयर कौन सी है? सेकंड लेयर है सर्विस लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर। ये लेयर मेन होती है, ठीक है। ये लेयर मेन लेयर होती है किसी भी कंपनी के लिए, एक तरह से। यहाँ पे बेसिक तुम इसके नाम से समझो, सर्विस लेयर या फिर बिजनेस लॉजिक लेयर। मतलब इसका मतलब ये है कि हम जो भी किसी कंपनी का कुछ सबसे पहले स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। कोई कंपनी कुछ किसी तरह से डाटा प्रोसेस करके तुम्हें कुछ एनालिटिक्स प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। मान लो इंस्टाग्राम है, तो वो तुम्हें रियल टाइम में तुम्हारी यूजर इंटरेक्शन के हिसाब से, तुम्हारी प्रेफरेंसेस के हिसाब से तुम्हें वीडियोस, फोटोज
सजेस्ट करेगा, सजेस्ट करेगा, ठीक है। या फिर गूगल है तो गूगल पे तुम जाके सर्च करोगे, तो गूगल का बेसिकली काम क्या है? गूगल का बेसिकली काम है तुम जो भी क्वेरी भेजो उसको हैंडल करे, और उसको ना इंटरनेट पे जाके उससे उससे उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी वेब पेजेस हैं उसको इंडेक्स करके, मतलब उसको रैंकिंग के अकॉर्डिंग लगा के तुम्हें लाके दिखा दे, है ना? यही काम है ना। तो ये जितना भी काम है, हर बिजनेस का एक अलग लॉजिक होता है इन सबको हैंडल करने का, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जितना भी वो काम है, ये सब हम ये सर्विस लेयर या बिजनेस लॉजिक लेयर में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो तुम पढ़ो क्या लिखा है यहाँ पे, परफॉर्म्स मेन बिजनेस लॉजिक एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। अ, इतना समझ गए, चलो। अब पहला लेयर हो गया, दूसरा लेयर भी हो गया। अब सर्विस लेयर जैसी काम कर जाएगी, ठीक है। सर्विस लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, ये जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट ये भी प्रोसेस कर लेंगे। तो इसके बाद अब ये भेजेंगे रिक्वेस्ट वो आगे, ठीक है। और ये रिक्वेस्ट अब वो किस पे भेजेंगे? वो ये फाइनल स्टेज पे भेजेंगे। वो फाइनल स्टेज क्या है? वो फाइनल स्टेज है रिपोजिटरी लेयर, ठीक है। अब रिपोजिटरी लेयर होता है क्या? सबसे पहले अब इतनी सारी चीजें हैं, अब तुमने एक बंदा मतलब एक लेयर डिफाइन कर दी कि भाई जितनी भी रिक्वेस्ट आएगी ना मेरे पास, वो सब ना ऐसा है तू हैंडल कर लियो, ठीक है। चल ठीक है। और फिर तुमने बोला कि यार एक लेयर और डिफाइन कर देते हैं, अब इसमें ना उस जो रिक्वेस्ट आई है उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कौन करेगा, ठीक है। उस वाली रिक्वेस्ट को जो भी प्रोसेस करे उसका वो सर्विस लेयर प्रोसेस करेगा, ठीक है। चलो इसके लिए तुमने एक अलग लेयर बना दी। अब रिक्वेस्ट आना और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, इसके लिए इसके अलावा भी तो एक और काम होता है ना। तुम अगर याद करो क्या काम होता है, वो काम होता है डाटाबेस से इंटरेक्ट करना है, क्योंकि भाई सर्वर के अलावा भी तो हमारे पास एक चीज होती है ना। सर्वर के अलावा भी तो हमारे पास एक चीज होती है जिस जिस पे हम सारी चीजें स्टोर करते हैं, मतलब परसिस्टेंट डाटा स्टोर करते हैं। तो अब इस डाटाबेस से भी इंटरेक्ट करने के लिए हमें एक ना रिपॉजिटरी लेयर अलग से बनानी पड़ेगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है कि डाटाबेस जो है ना हमारे, वो डाटाबेस सबसे पहली बात, अब तुम टाइम के साथ ना तुम्हारे रिकॉर्ड्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। हो सकता है तुम्हारी कंपनी अभी तुमने एस्टेब्लिश की 4 साल में तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड हो किसी भी डाटा पे। अब वो सारा डाटा एक जगह स्टोर करना, मतलब एक डाटाबेस में स्टोर करना। ये डाटाबेस क्या है? बेसिकली ये डाटाबेस एक बेसिकली एसएसडी एचडीडी है, ठीक है। एक हार्ड ड्राइव ही है, ठीक है। तो इसमें अब तुम स्टोर करोगे। अब इसमें तुम ही सोचो, तुम जब अपने लैपटॉप में कुछ चीज सर्च करते हो तो वो सर्च कितना टाइम ले लेती है? कभी कभी लेती है ना, टाइम लेती है ऑब्वियसली, जबकि तुम्हारे लैपटॉप में उतना सारा डाटा है भी नहीं शायद, ठीक है। अब यहाँ पे मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है। अब इसमें जाकर तुम्हें डाटा सर्च करना है, ठीक है। अब तुम्हें इसमें जाके डाटा सर्च करना है, इससे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। और डाटाबेस की भी कुछ कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है। अब वो लिमिटेशंस अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जैसे कि एक डाटाबेस हम यूज करते हैं पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल, ठीक है। पोस्ट ग्रेस जब हम यूज करते हैं तो पोस्ट ग्रेस की ना एक लिमिटेशन है कि ये एक बार में ना मैक्सिमम 100 कनेक्शन ही अलाउड करेगा, एक बार में मैक्सिमम 100 कनेक्शन, ठीक है। अब तुम ही सोचो कि क्या बोलते हैं, अब तुम्हारे पास तो भाई मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, ठीक है। अब तुम मिलियंस ऑफ बिलियंस यूजर्स को सिर्फ 100 कनेक्शन में तुम कैसे हैंडल करोगे? सोचो, समझ रहे हो? मतलब चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो उसी चीज के लिए फिर इस इन सब चीजों से डील करने के लिए हमने क्या करा, हमने सॉल्यूशन बनाया कि हम ना एक अलग से एक लेयर बना देते हैं जो ना सिर्फ बेसिकली उसका काम होगा डाटाबेस से डील करना, ठीक है। अब वो डाटाबेस क्या हो सकता है? वो डाटाबेस एसक्यूएल हो सकता है। मैंने पिछली क्लास में तुम्हें बताया था कि डाटाबेस भी दो तरीके के होते हैं, एसक्यूएल होता है, एक रेडिस होता है, ठीक है।
रेडिस क्या होता है? बेसिकली रेडिस होता है इन मेमोरी डाटाबेस, है ना। इन मेमोरी डाटाबेस क्या होता है? इन मेमोरी डाटाबेस बेसिकली तुम मान सकते हो ऐसे, सॉरी, रैम की तरह। ठीक है, हम डाटा तो स्टोर कर रहे हैं पर रैम में कर रहे हैं, ये थोड़ा फास्ट होता है। ठीक है, तो चलो इतना समझ गए। तो अब हमको हमने से ये देख लिया कि तीन लेयर्स होती हैं किसी भी बैकएंड में। पहला कंट्रोलर, दूसरा सर्विस और तीसरा रिपोजिटरी। ठीक है, चलो अब आई वैलिडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन की बारी। ठीक है, तो तुमने क्या देखा यहाँ पे? यहाँ पे जैसे ही सबसे पहले रिक्वेस्ट आई तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ पर गई? वो सबसे पहली रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर लेयर पे। ठीक है, नेट जो हमारी नेटवर्क रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो चलो अब इस इसका काम क्या है? कंट्रोलर लेयर का बेसिकली काम क्या है? तो हम वो यहाँ पे देखेंगे। चलो आओ, आ गया। हाँ देखो, तो कंट्रोलर लेयर का बेसिकली काम क्या है? तो कंट्रोलर लेयर का हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले पेलोड जो भी है, मतलब जो भी हमारा रिक्वेस्ट के साथ डाटा आया है उसको फेच करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। और उसको वो प्रोसेस कैसे करेगा? इसका मतलब क्या है कि वो जो रिक्वेस्ट है उसको प्रोसेस करेगा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि क्या बोलते हैं, सबसे पहली प्रोसेसिंग जो है रिक्वेस्ट की वो कंट्रोलर लेयर करता है। तो कंट्रोलर लेयर उसमें किस तरह की प्रोसेसिंग करता है बताओ? वो वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? ठीक है, तो वैलिडेशन को अगर हम समझे तो इसके तुम सबसे पहले नाम पर जाओ। ठीक है, नाम पर जाओ, वैलिडेशन। इसका मतलब क्या है? हमारे पास ना कोई भी रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, कोई भी रिक्वेस्ट आई है, कोई भी रिक्वेस्ट आई है और हम इस रिक्वेस्ट को ना वैलिडेट करना है। इसका मतलब क्या है? इस रिक्वेस्ट को चेक करना है और चेक करके ये बताना है क्या इसका फॉर्मेट, क्या इसका टाइप, या फिर कोई भी एनी अदर रूल। ठीक है, ठीक है, कोई भी अलग से रूल तुम डिफाइन कर सकते हो कि भाई तुम चाहते हो कि ये जो रिक्वेस्ट है ना, इस रिक्वेस्ट में कुछ ना कुछ तरह का डाटा होगा। अब उस वो डाटा ना, मैं ये जो रूल डिफाइन कर रहा हूँ वो डाटा इस रूल को ना इस रूल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, और अगर जो डाटा जो भी रिक्वेस्ट के साथ आया है वो इस किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट का है जो मैं चाहता हूँ, वो किसी स्पेसिफिक टाइप का है जो मैं चाहता हूँ, वो किसी स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा है जो मैंने डिफाइन करा है, तो मैं उस डाटा को बोलूंगा कि भाई यू आर गुड टू गो, यू आर गुड टू गो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भाई मैंने आपको वैलिडेट कर दिया है। ठीक है, वैलिडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, हाँ चलो ये समझ गए हम इतना। अब वैलिडेशन का मतलब क्या है अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझे, तो मान लो हमारे पास ना कोई भी एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म है। ठीक है, मैंने ना एक मान लो कोई भी अपना ऐप बनाया। ठीक है, उस ऐप में ना मेरा, हाँ, कोई भी मैंने एक ऐप बनाया। अब उस ऐप में मेरा एक लॉगिन पेज है। अब उस लॉगिन पेज में मैं क्या मांग रहा हूँ? लॉगिन पेज में वैसे बेसिकली क्या मांगते हैं? ईमेल एंड पासवर्ड, यही मांगते हैं ना। तो मैंने ना सबसे पहले किसी भी यूजर का ईमेल मांगा। ठीक है, तो उसने ना क्या भेजा, उसने ईमेल में ना मेरे को सिर्फ ऋषभ भेज दिया। ठीक है, मान लो। ठीक है, अब अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये जो ईमेल का फॉर्मेट है वो गलत है। ठीक है, ये ईमेल का जो फॉर्मेट है वो गलत है। बेसिकली ईमेल का फॉर्मेट क्या होता है? बेसिकली ईमेल का फॉर्मेट होता है @something.com। ठीक है, ये समथिंग की जगह कोई कंपनी का नाम आ सकता है, जीमेल आ सकता है। ठीक है, हाँ,
तो अगर मान लो ये मेरे को सही डाटा भेजता तो क्या 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 भेजता, @gmail.com। ठीक है, आइडियली तो उसको यही डाटा भेजना चाहिए जब भी मैं किसी यूजर से उसकी आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड मांगू, है तो उसको यही डाटा भेजना चाहिए। और ये डाटा कैसे जाता है, मैंने पिछली सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन वाली क्लास में हमने ये देखा था, राउटिंग वाली क्लास में भी देखा था कि जब हम डाटा पास होता है तो किस तरह से होता है। डाटा जब पास होता है तो वो एज एन जेसॉन फॉर इन जेसॉन फॉर्मेट ट्रांसफर होता है। ठीक है, जेसॉन क्या होता है, जेसॉन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ठीक है, हम जब भी, और ये एक तरह का स्टैंडर्ड वे है किसी भी दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करने का। ठीक है, हाँ चलो इतना समझ गए। तो जब भी मैं किसी, मान लो मैंने कुछ ईमेल, कोई भी लॉगिन पेज बनाया उसमें मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड मांग रहा हूँ, तो ईमेल में मैं उसने उसको आइडियली ये डाटा देना चाहिए। अब मान लो मेरा ना यूजर जो है, यूजर ने ना ईमेल आईडी की जगह मेरे को कोई नंबर दे दिया। ठीक है, कोई नंबर दे दिया बेसिकली, चलो ठीक है, कोई नंबर दे दिया और मैंने ना ये डाटा जाके प्रोसेस करना चाहता हूँ, ये डाटा जाके मैं प्रोसेस करना चाहता हूँ। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई क्या बोलते हैं, ये ईमेल इस फॉर्मेट की हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ठीक है, अगर मान लो एक एक बात को मान लो कि मैं ना ये जो डाटा है बिना वैलिडेशन के ना स्टोर करना चाहता हूँ डाटाबेस में। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एक फ्लो कैसा होता है। सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी, इसमें इस रिक्वेस्ट में क्या जाएगा बेसिकली, तो सॉरी, ये रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, कंट्रोलर लेयर पे। ठीक है, अब कंट्रोलर लेयर पे जैसी जाएगी, कंट्रोलर लेयर पे जाके हमें पता चलेगा कि कंट्रोलर लेयर ने इसको वैलिडेट करा ही नहीं। मान लो एक हमारे पास अभी ना वैलिडेशन जैसी कोई चीज है ही नहीं, और ये यूजर ने जो है ना ये वाला डाटा रिक्वेस्ट में भेज दिया है। ठीक है, यूजर ने ये वाला डाटा रिक्वेस्ट में भेज दिया है, समझ आ गया। तो अब हमारे पास इसके बाद जाएगा, ये सर्विस लेयर पे जाएगा। ठीक है, सर्विस लेयर भी इसको कैसे ना कैसे, क्योंकि सर्विस लेयर तो वैलिडेशन का काम कर नहीं रहा, सर्विस लेयर को तो लग रहा है कि भाई जो डाटा भेजा है उसने सही है, तो सर्विस लेयर इसको जैसे तैसे प्रोसेस कर देगा। ठीक है, सर्विस लेयर इसको जैसे तैसे प्रोसेस कर देगा। हालांकि अगर क्या बोलते हैं फॉर्मेट अलग हुआ तो इस यहाँ पे सर्विस लेयर में भी आ सकते हैं एरर्स। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन मान लो सर्विस लेयर ने भी ना, अभी सर्विस लेयर का तो काम है ही नहीं कि इसको वैलिडेट करे। सर्विस लेयर सोच रहा है कि भाई कंट्रोलर लेयर ने वैलिडेशन का काम कर दिया है तो वो जो भी डाटा है वो सही है ही। तो सर्विस लेयर पता है क्या कर रहा है, सर्विस लेयर ना अब रिपॉजिटरी के फंक्शंस को कॉल कर रहा है। रिपॉजिटरी लेयर जो है, रिपॉजिटरी लेयर में हमने कुछ ना कुछ फंक्शंस डिफाइन कर रखे होंगे, वो फंक्शंस क्या कर रहे होंगे, वो फंक्शंस बेसिकली डाटाबेस से इंटरेक्शन का काम कर रहे होंगे। अब हम रिपॉजिटरी के ना फंक्शंस को कॉल करेंगे सर्विस लेयर की मदद से। ठीक है, रिपॉजिटरी लेयर फंक्शन कॉल। ठीक है, अब रिपॉजिटरी लेयर का जब फंक्शन कॉल करेंगे हम, तो रिपॉजिटरी लेयर क्या करती है, बेसिकली रिपॉजिटरी लेयर बेसिकली डाटाबेस से इंटरेक्ट करती है ना, डाटाबेस से इंटरेक्ट करती है ना, डाटाबेस से बेसिकली इंटरेक्ट करती है। अब डाटाबेस से जब ये इंटरेक्ट करेगी, मान लो मैंने ना अपने डाटाबेस में जो है, अगर तुमको थोड़ा बहुत एसक्यूएल का आइडिया हो, ठीक है, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत मत लो। ठीक है, मान लो, लेकिन मैंने तुम्हें लास्ट लास्ट कुछ क्लासेस में बताया था कि हम एक जो भी है डाटा डाटाबेस में एक क्या बोलते हैं, टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं ना, टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब उस टेबल में मेरे को कुछ भी नया डाटा डालना हो, नई एंटिटी बनानी हो, नया रिसोर्स बनाना हो, तो उसके लिए हम नया रो बनाते हैं ना। अब मान लो मेरे को ना एक नया रो बनाना है एक यूजर का, उसमें मैं क्या स्टोर करूंगा, ईमेल,
एक कॉलम में ईमेल करूंगा, एक कॉलम में पासवर्ड करूंगा। ठीक है, अभी मान लो मैं ईमेल, क्योंकि यहाँ पे ईमेल गलत है, तो मान लो मैं डाटाबेस जब डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब एसक्यूएल टेबल जो डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब जो भी टेबल है वो एसक्यूएल की मदद से डिफाइन कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ईमेल को डिफाइन कर दिया सबसे पहले, और मैं इसके बाद बोलूंगा टेक्स्ट, मतलब ईमेल का, ये जो ईमेल जो भी कॉलम है, इस ईमेल का डाटा टाइप क्या है, मतलब ये जो ईमेल है वो किस तरह का, वो टेक्स्ट टेक्स्ट है। ठीक है, अब टेक्स्ट के बाद मैं कर दूंगा नॉट नल। नॉट नल क्या, कि ये जो ईमेल फील्ड है वो कभी भी नल नहीं हो सकती। ठीक है, अब मैंने मान लो इस तरीके से डाटा, सॉरी, इस तरीके से हमारी टेबल जो है डिफाइन करी है। अब इस तरीके से मैंने अपनी टेबल डिफाइन करी है, तो डाटाबेस क्या समझता है, डाटाबेस समझता है कि भाई ये जो भी डाटा ईमेल होल्ड करता है वो ना टेक्स्ट की तरीके का है। लेकिन अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो भाई ईमेल ने, एज ए ईमेल के अंदर तो यूजर ने एक, क्या बोलते हैं, नंबर की फील्ड दे रखी है, मतलब 22312 दे रखा है। ठीक है, ये तो एक नंबर है। तो अब ये चीज तो गलत हो जाएगी। अब फिर डाटाबेस क्या बोलेगा, जो भी डाटाबेस है क्या क्या बोलेगा, डाटाबेस बोलेगा टाइप एरर भेज देगा बेसिकली। ठीक है, टाइप टाइप एरर भेज देगा, बोलेगा कि भाई आपने जिस तरीके का डाटा भेजा है और जिसमें आप स्टोर करना चाहते हो वो बेसिकली सेम नहीं है। तुम ही देखो ना कि ये टेक्स्ट डाटा है यहाँ पे, जिसमें हमें स्टोर करना है, और जो डाटा प्रोवाइडेड है वो एक नंबर है। तो हम टेक्स्ट के अंदर नंबर कैसे स्टोर कर लें। ठीक है, तो डाटाबेस बोल देगा कि भाई टाइप एरर आ रही है यहाँ पे। तो अब टाइप टाइप एरर आ गई। ठीक है, अब टाइप एरर आ गई यहाँ पे, कुछ ना, मतलब टाइप एरर आ गई। अब इस ये एरर ना दोबारा से पास ऑन होगी लेयर वाइज। ठीक है, लेयर वाइज पास ऑन होगी। ठीक है, अब लेयर वाइज जैसे ही ये पास ऑन होगी, तो ये क्या बोल देगा, जब भी हमारे सर्वर में कोई एरर आता है, जो हमें उस एरर के बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं है, तो हम किस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, हम रिस्पॉन्स देते हैं, अगर तुम्हें याद हो, हमने एचटीटीपी में पढ़ा था, 500 इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो अब ना हम, क्योंकि हमने तो कभी एक्सपेक्ट करा ही नहीं था, सिस्टम बनाते टाइम हम ये एक्सपेक्ट करा ही नहीं था कि भाई जो यूजर है वो ईमेल की, मतलब स्ट्रिंग की जगह, ठीक है, स्ट्रिंग की जगह कोई नंबर भी दे सकता है। क्योंकि अगर हमने ये चीज करी होती तो हम वैलिडेशन लगा देते कंट्रोलर लेयर पे, और ये कंट्रोलर लेयर यहीं से उसको भेज देता टाइप चेक करके। लेकिन हमने तो कोई वैलिडेशन यहाँ पे लगाई ही नहीं है। हमने तो सोचा कि हमने तो यूजर पे ट्रस्ट करा कि भाई तू सही डाटा देगा, मुझे भरोसा है तेरे पे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में, क्योंकि हमको पता ही नहीं कि ऐसी एरर आ भी सकती है, तो लेकिन ऐसी एरर आ गई। अब हमने इसको पहले से डिफाइन कहीं करा नहीं था, कोई टेस्ट केस या एज केस ये हैंडल करा ही नहीं था। तो इस केस में ये 500 इंटरनल सर्वर एरर आएगा। इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या दर्शाता है, ये बेसिकली शो करता है कि कोई एरर आ गई है जो अनएक्सपेक्टेड थी। ठीक है, कोई अनएक्सपेक्टेड एरर एरर आ गई है। ठीक है, हमें नहीं पता वो एरर क्या है। ठीक है, अब कोई भी तुम 500 जब देते हो तो उसके बाद सर्वर ना क्रैश हो जाता है, मान लो। ठीक है, क्रैश ही हो जाता है। अब तुम ही सोचो, इससे अगर वैलिडेशन ना होने का कितना बड़ा नुकसान है। तुम्हारा जो सर्वर है सिर्फ एक रिक्वेस्ट के चक्कर में पूरा सर्वर क्रैश कर गया। समझ में आ रहा है, एक रिक्वेस्ट के चक्कर में पूरा तुम्हारा सर्वर ही क्रैश कर गया। अब ये इसलिए इस एग्जांपल से हमें पता लगता है कि वैलिडेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, वैलिडेशन मतलब क्या, वैलिडेशन मतलब बेसिकली हम जो भी डाटा आया, हम उसको, उसका फॉर्मेट, उसका टाइप, उसका, या फिर किसी अलग तरीके से, किसी अलग रूल के जरिए हम उसको चेक करेंगे कि भाई आप ये सब चीजें फॉलो करते हो या नहीं करते हो। ठीक है, अगर आप फॉलो करते होगे तो आपको हम वैलिडेट कर देंगे और आपको आगे भेज देंगे। मान लो
मैंने ना यहाँ पर कंट्रोलर लेयर पे इस बार कंट्रोलर लेयर पे ना इस बार मैंने वैलिडेशन लगा रखी होती, ठीक है। यहाँ पे इस बार मैंने कंट्रोलर लेयर पे ना वैलिडेशन लगा रखा होता। वैलिडेशन में मैं क्या कर रहा होता बेसिकली, वैलिडेशन में मैं ना ईमेल का ना टाइप चेक करता और इसका फॉर्मेट चेक करता कि भाई सबसे पहली बात तो ये स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग है, चलो हाँ है। अब इसके बाद ना तुम्हें चेक करना है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? फॉर्मेट होना चाहिए, फॉर्मेट होना चाहिए कि वो ना @ समथिंग .com पे खत्म होना चाहिए, ठीक है। .com या .org, ठीक है। मान लो @gmail.com पे वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्मेट में मेरा जो ईमेल का जो भी फील्ड है वो जो यूजर ने प्रोवाइड करा है वो ना इस ये सारी रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वो क्या क्या रूल्स है यहाँ पे? सबसे पहले टाइप उसका स्ट्रिंग होना चाहिए, और फॉर्मेट जो है उसको उसकी एंडिंग जो है ऐसे होनी चाहिए, gmail@gmail.com। वो यहाँ पे आके देखेगा कि अरे भाई, सबसे पहली बात, इसका तो ये ईमेल जो यूजर ने प्रोवाइड करा है, ये ईमेल तो नंबर है, ये तो स्ट्रिंग है ही नहीं। वो इसको ना यहीं से बोल देता है कि भाई नहीं, ये जो आपने वो इसको इस रिक्वेस्ट को यहीं पर ब्लॉक कर देता, और ब्लॉक करके बोलता कि भाई आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट में आपने सही तरीके का डाटा नहीं भेजा है, ठीक है। जो डाटा आपने भेजा है वो सही तरीके का नहीं है, ठीक है। आप मतलब टाइप एरर बोल देगा बेसिकली, ठीक है। लेकिन मान लो अगर मैंने अ, लेकिन मान लो मैंने अब ना सही तरीके का डाटा भेजा, तो ये क्या करेगा बेसिकली? ये इसको डाटा को ये प्रोसेस करेगा और सबसे पहले टाइप चेक करेगा कि हाँ भाई इस बार तो स्ट्रिंग भेजा है और फॉर्मेट भी सही है, तो वो इसको चेक करके वैलिडेट करके आगे भेज देगा। समझ में आ रहा है? तो वैलिडेशन बेसिकली यही होती है। और वैलिडेशन काफी बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि तुमको मैंने बताया कि इसकी वजह से तुम्हारा एक भी कहीं गलती हुई तो इसकी वजह से तुम्हारा पूरा सिस्टम ही क्रैश कर सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो चलो हम ये समझ गए कि वैलिडेशन हो तब क्या होता है और वैलिडेशन ना हो तब क्या होता है ना। अब हम ये समझेंगे कि वैलिडेशन कितने तरीके की होती है, ठीक है। तो वैलिडेशन सबसे पहले अगर हम मैं बताऊं तो सबसे पहली होती है सिंटैक्टिक, ठीक है। उसके बाद सिमेंटिक। ये सब चीजें नोट्स में लिखी हैं तो वहां से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। आज नोट्स पूरे हैं। और तीसरी होती है टाइप वैलिडेशन, और रूल, एक्स्ट्रा रूल, या फिर इसको तुम बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चलो अब हम ना ये सारी वैलिडेशन एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले ना हम सिंटैक्टिक वैलिडेशन को देखते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो सिंटैक्टिक वैलिडेशन को देखते हैं। तो हमें क्या मतलब बेसिकली सिंटैक्टिक वैलिडेशन का मतलब क्या है? तो ये बेसिकली जब भी हमारे पास कोई डाटा आता है तो ये चेक करता है कि भाई जो आपने डाटा भेजा है वो सेंस बना भी रहा है या नहीं बना रहा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं तो DOB, ठीक है। अगर मान लो तुमने कोई सिस्टम बनाया है, बैकएंड बनाया है, ठीक है। उसमें ना तुम यूजर का डेट ऑफ बर्थ जो है वो उससे पूछना चाहते हो, ठीक है। तो अब तुम उससे डेट ऑफ बर्थ पूछोगे, तो डेट ऑफ बर्थ सेंस बना है, इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब तो यही है कि भाई जो जो भी डेट ऑफ बर्थ यूजर प्रोवाइड करेगा वो फ्यूचर की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तो अभी पैदा होऊंगा। ये तो कोई बात सेंस ही नहीं बनाती। ठीक है। तुम ये सोचो कि तुमने कोई ऐप बनाया उसमें तुम यूजर लॉगिन करवाना चाहते हो, उसके लिए तुमने मान लो डेट ऑफ बर्थ की उससे मांगा, और उसने आगे बोल दिया कि भाई मान लो जैसे कि आज है 21 जुलाई 2025, वो बोल रहा है कि भाई मैं तो 1 जनवरी 2026 को पैदा होऊंगा। तो भाई ये चीज तो कुछ सेंस बनाती नहीं है। ठीक है। तो ऐसे तरीके की वैलिडेशन को हम बेसिकली सिंटैक्टिक वैलिडेशन बोलते हैं। ठीक है। या फिर इसका एक एग्जांपल और है कि तुम एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ यूजर्स को ही अपने ऐप पे एक्सेस दे रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जैसे इंस्टाग्राम या फिर कुछ सोशल मीडिया एप्स है, वो 13 साल से मान लो 120 की एज तक, ठीक है, 13 साल से 120 की एज तक के यूजर्स को ही अलाउड करते हैं। कि मतलब अब कोई 120 से ज्यादा हो गया है तो या तो उसका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या बंद हो जाएगा, कुछ भी, समझ रहे हो। तो इस तरीके की वैलिडेशन कि तुम एज पूछना चाह रहे हो कि भाई आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज 13 से कम है तो फिर आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आपकी एज 120 से ज्यादा हो तो पहली बात ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप यूज कर रहे हो। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब हम ये वैलिडेशन, सिंटैक्टिक वैलिडेशन, उस वैलिडेशन को बोलते हैं जिससे हम डाटा को बेसिकली चेक करते हैं कि भाई वो डाटा जो यूजर ने प्रोवाइड करा है वो सेंस बना भी रहा है या नहीं बना रहा। ठीक है। 1 मिनट। सॉरी सॉरी सॉरी, ये सिमेंटिक वैलिडेशन होता है। सॉरी सॉरी, नाम में थोड़ा सा सिमेंटिक वैलिडेशन। ठीक है। हाँ तो हाँ मतलब समझ लेना। ठीक है। 4 तरीके के होते हैं: सिंटैक्टिक, सिमेंटिक, टाइप और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहला सिमेंटिक मान लो। ठीक है। सिमेंटिक वैलिडेशन बेसिकली क्या, सिमेंटिक मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था थोड़ा सा कि अगर इन सब के ना वैसे नाम से ही तुम अगर थोड़ा सा एनालॉजी समझने की कोशिश करो तो ठीक है, वरना थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं। नाम सेम सेम से जैसे अभी मैं खुद हो गया सिंटैक्टिक सिमेंटिक में। ठीक है। इसका अगर मैं तुमको बताऊं तो जैसे कि पाइथन होता है ना, पाइथन, पाइथन लैंग्वेज है। पाइथन में कुछ बेसिकली कुछ स्पेसिफिक इंडेंटेशन का फॉलो करते हैं, है ना। स्पेसिफिक इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं। तो स्पेसिफिक इंडेंटेशन को फॉलो करते हैं तो अब उसमें क्या बोलते हैं, उस इंडेंटेशन की मदद से हम क्या पता लगाना चाहते हैं पाइथन में, बताओ। जो भी कोड लिखा है यूजर ने कि वो सेंस बनाता है या नहीं बनाता। ठीक है। इंडेंटेशन वही चीज तो हो गई एक तरीके से, है ना। कि अगर मान लो ब्लॉक्स का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है, हमें कुछ भी कोड को किसी ब्लॉक की कोड को या किसी ब्लॉक को डिफाइन करना हो कि मतलब कोई भी हमने स्पेसिफिक फंक्शन लिखा है उसकी रेंज क्या क्या है, मतलब ये फंक्शन कहाँ पे स्टार्ट स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या ब्रेसेस का यूज करते हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस का यूज करते हैं ना। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में क्या होता है, हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं, स्पेसिस, टैब्स और स्पेसिस का यूज करते हैं, है ना। तो उससे बेसिकली हम ये पता लगाते हैं कि डज दिस, समझ में आ रहा है, डज दिस कोड मेक्स एनी सेंस पाइथन में। ठीक है। उसी तरीके से सिमेंटिक वैलिडेशन क्या होगा, सिमेंटिक वैलिडेशन ऐसा मतलब डाटा को वैलिडेट करना हो गया कि ये डाटा सेंस बना भी रहा है कि नहीं। चलो अब दूसरे पे चलते हैं। नाम में, नाम से तुम इन सबके पता लगा सकते हो बेसिकली ऐसे। और दूसरा है सिंटैक्टिक, जो मैं पिछली बार समझा रहा था पर वो थोड़ा सा नाम में conflict। ठीक है। सिंटैक्टिक वैलिडेशन, सिंटैक्टिक वैलिडेशन तुम इसके जैसे नाम से ही समझ सकते हो
कि जैसे कि एग्जाम्पल दूं तो ईमेल का। ठीक है, ईमेल में अब मैं चाहता हूँ कि भाई जो भी यूजर ईमेल प्रोवाइड करे, सबसे पहली बात उसका जो टाइप है, चलो टाइप की छोड़ो, उसका मतलब फॉर सिंटैक्टिक वैलिडेशन में हम ना फॉर्मेट चेक करते हैं हमेशा। ठीक है, सिंटैक्टिक वैलिडेशन में सबसे पहले क्या है, सब हमेशा क्या चेक करते हैं, फॉर्मेट। समझ में आ रहा है? फॉर्मेट में हम क्या चेक करेंगे, फॉर्मेट में वो हम ये चेक करेंगे कि भाई ये जो भी ईमेल इसने प्रोवाइड करा है वो @gmail.com से खत्म हो रहा है कि नहीं, हाँ है ना, खत्म हुआ। ठीक है, अगर कर रहा है तो ठीक है, वरना फिर दिक्कत है। और इसका दूसरा एग्जांपल दो तो मोबाइल नंबर्स। मोबाइल नंबर्स मोबाइल नंबर्स जब तुम किसी भी जगह डालते हो तो उसके साथ वो तुम्हारी एक चीज और लेता है, कंट्री कोड। याद है कंट्री कोड? जैसे कि इंडिया का क्या है कंट्री कोड? इंडिया का इंडिया का है +91, है ना? इंडिया का +91 है। +91 के आगे तुम अपना जो भी है कुछ भी नंबर डाल सकते हो, 10 डिजिट का, है ना? समझ में आ रहा है? तो अब मोबाइल नंबर है किसी का, तो सबसे पहली बात उसको, अब हम इसको फॉर्मेट में डिफाइन करना है। ठीक है, किसी भी कंट्री कोड के फॉर्मेट में डिफाइन करना है, तो कंट्री कोड की कुछ ना कुछ लिस्ट होती है। अब उस कंट्री कोड की लिस्ट के अकॉर्डिंग कि भाई अब ऐसा है कि ना +91, मान लो किसी ने 363 कोड डाल दिया, पर ये कोड मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, मान लो ये कोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, ये तो गलत हो गया ये। अगर इसके आगे कोई कितने भी नंबर का डिजिट, मान लो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाल दे, तो जब ये कंट्री कोड क्या बोलते हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये मोबाइल नंबर कुछ सेंस ही नहीं बनाता। समझ में आ रहा है? या फिर मान लो कि किसी ने ना इंडिया का कंट्री कोड यूज करा है। ठीक है, इंडिया का कंट्री कोड यूज करा है +91, और उसने ना सिर्फ 8 डिजिट का मोबाइल नंबर सबमिट कर दिया। अब भाई तुम्हें पता है भाई इंडिया है, तो इंडिया में तो भाई 10 10 डिजिट का नंबर मोबाइल नंबर यूज होता है। तो उस इसके लिए तुम फिर क्या बोलोगे कि यार भाई ये तो सेंस बना था, आप 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मार डालो। समझ में आ गया ना कि मतलब सिंटैक्टिक है वैलिडेशन। इसका मतलब यही, हम इसका फॉर्मेट चेक करते हैं कि भाई आपने जो डाटा प्रोवाइड करा है क्या वो ठीक है, मतलब वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब सही फॉर्मेट का है या नहीं। ठीक है, अब तीसरा तीसरा क्या है? तीसरा है टाइप वैलिडेशन। टाइप वैलिडेशन तो हमने पहले भी देख रखा है, जब मैं लाइव एप्स में करके दिखा था। तो चलो देखो, अब टाइप वैलिडेशन तुम इसके नाम से ही समझ सकते हो टाइप वैलिडेशन क्या होता है। टाइप वैलिडेशन कि भाई मैं स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे को स्ट्रिंग ही दो। अब इसका मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास ना एक यूजर फॉर्म है। ठीक है, एक फॉर्म है जिसमें ना मैं बेसिकली किसी यूजर का ना नाम पता करना चाहता हूँ। जैसे गूगल फॉर्म होते हैं ना, गूगल फॉर्म है मान लो, अब उसकी नेम फील्ड में कोई नंबर डालना चाहे। ठीक है, अब नेम है, नेम फील्ड है, अब उसमें कोई नंबर डालना चाहे, तो ये तो गलत है भाई, ये तो गलत है। अब जैसे ही ये सर्वर पे आएगा ये उसको टाइप एरर बोल के भेज देगा वापस। ठीक है, अब कोई भी मान लो मोबाइल नंबर है, अब वो किसी न किसी नंबर को, मतलब इसका जो फॉर्मेट होगा, जो भी ये होगा, ये एक नंबर होगा। समझ में आ रहा है? और इस नंबर की जगह मान लो यूजर ने स्ट्रिंग दे दिया कुछ। ठीक है, यूजर ने स्ट्रिंग दे दिया कुछ, तो ये तो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो टाइप वैलिडेशन ये हो गई। अब इसके अलावा एक और तरीके की वैलिडेशन होती है, कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन, या फिर रूल बेस्ड वैलिडेशन भी बोल सकती है उसको। ठीक है, तो या रूल बेस्ड, ये रूल तुम खुद डिफाइन करते हो। ठीक है, ये एक रूल खुद डिफाइन करते हो। ठीक है, किसी भी एल्गोरिथम की मदद से, या फिर तुम कुछ भी, मतलब समझ रहे हो, अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग
ये सारे रूल तुम डिफाइन करते हो। जैसे अब इसका मतलब क्या है, इसका एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो किसी का मार्शल स्टेटस, किसी का मार्शल स्टेटस, ठीक है। अगर मैंने मान लो मैं ना कुछ अपनी सर्विस चला रहा हूँ, मेरा ऐप है, उसमें ना मैं लोगों को ना मार्शल स्टेटस जानना चाहता हूँ। और मार्शल स्टेटस अगर वो सिंगल है, ठीक है, मतलब अगर वो अनमैरिड है, अगर मान लो वो अनमैरिड है तो फिर मैं उनका पार्टनर का नाम नहीं जानना चाहूंगा। लेकिन मान लो अगर वो बोले कि भाई आई एम मैरिड, तो उस केस में मैं उनका पार्टनर का नेम भी मांगूंगा कंपल्सरीली, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मार्शल स्टेटस से एग्जांपल ये तुम समझ सकते हो, या फिर तुम एक एग्जांपल से और समझ सकते हो। सोचने दो कि तुम किसी ना लाइब्रेरी के, मान लो कॉलेज में लाइब्रेरी है, ठीक है, उस कॉलेज की लाइब्रेरी से ना तुम बुक इशू करवाना चाहते हो, ठीक है। तुम उस लाइब्रेरी से बुक इशू कब करवा पाओगे? जब तुम उसमें उस कॉलेज में इनरोल्ड हो गए, या फिर तुम्हारे पास लाइब्रेरी का कार्ड होगा बेसिकली, ठीक है। तो मान लो एक ना वेबसाइट है, अब लाइब्रेरी वालों ने क्या करा, लाइब्रेरी वाले चाहते हैं कि भाई हम ना इसको मॉडर्नाइज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम काउंटर पे किसी को नहीं बिठाएंगे। हम चाहते हैं कि हम एक वेबसाइट बना दे, उसमें जाके कोई भी यूजर सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन डालेगा, और उसको ना एक टोकन मिल जाएगा। वो टोकन जैसे ही मिलेगा, तो उस वो टोकन की मदद से वो आके आराम से लाइब्रेरी से बुक ले सकता है, ठीक है। अब उस वेबसाइट पे तुम गए, उस वेबसाइट पे तुमने अपना क्या बोलते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन डाली, ठीक है। मान लो तुम उस कॉलेज में इनरोल्ड हो, पर तुम्हारे पास लाइब्रेरी का कार्ड नहीं है, एक्सेस नहीं है, ठीक है। तो अब तुम वहां जाओगे, तुम अपनी सारी डिटेल डालोगे, नाम डालोगे, रोल नंबर डालोगे। लेकिन तुम भाई अभी तो उसमें क्या बोलते हैं, इनरोल्ड लाइब्रेरी में इनरोल्ड हो ही नहीं, मतलब लाइब्रेरी की किताबें तुम इशू करवा ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें जाके मान लो उससे, मान लो लाइब्रेरी कार्ड नंबर मांग रहा है, ठीक है, टोकन जनरेट करने के लिए। अब तुम यहाँ पे क्या डालोगे, यहाँ पे तुम कुछ डाल ही नहीं सकते, ठीक है, तुम्हारे पास जब है ही नहीं। अगर मान लो तुम यहाँ पे कुछ रैंडम चीज डालोगे, तो ये क्या करेगा, क्योंकि तुमने कुछ रूल बना रखे हैं, ठीक है, कुछ तुमने रूल बना रखे हैं। तो इस रूल को जाके जब जैसे ही वैलिडेशन का रूल यहाँ पे जाके लगेगा, तो ये तुम्हें अनऑथराइज कर देगा, ठीक है। या फिर डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं, क्या बोलते हैं, पासवर्ड, साइन अप पे पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे कि जब तुम किसी भी पेज पे साइन अप करते हो, तो जब साइन अप करते हो तो उसके बाद तुम्हारे पास ईमेल आईडी, नाम डालने के बाद तुम्हें पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। और पासवर्ड हमेशा तुम दो बार डालते हो, है ना, पासवर्ड दो बार डालते हो, एक बार पासवर्ड, एक बार कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो और जब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड दोनों मैच करते हैं, उसके बाद ही तुम प्रोसीड करने के लिए एलिजिबल होते हो, समझ रहे हो? तो एक तरीके से तुम यही सोचो ना कि तुमने ये रूल डिफाइन कर दिया कि भाई अगर पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड इक्वल नहीं है, तो ये रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दे और वापस भेज दे, खत्म बात, ठीक है। हाँ चलो, अब हम इतना समझ गए कि किस किस तरह की वैलिडेशन होती है। सबसे पहले सिंटैक्टिक, सिंटैक्टिक क्या, कि मतलब जो भी डाटा भेजा है, क्या वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट का है या नहीं है, ठीक है। और उसके बाद सिमेंटिक देखिए, सिमेंटिक बेसिकली क्या होता है, सिमेंटिक बेसिकली क्या जो डाटा यूजर ने प्रोवाइड करा है वो सेंस बना भी रहा है क्या या नहीं बना रहा, ठीक है, वो सिमेंटिक हो गया। टाइप वैलिडेशन क्या, टाइप वैलिडेशन बेसिकली कोई भी डाटा
यूजर ने भेजा है तो उसने वही डाटा भेजा है ना जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करते हैं और उसने नंबर भेज दिया हो, या हम नंबर एक्सपेक्ट करते हैं और उसने स्ट्रिंग भेज दिया हो। ठीक है, वो टाइप वैलिडेशन हो गई। ठीक है चलो, और इसके बाद है कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन या रूल बेस्ड। ठीक है, अब इसमें तुम अपना कुछ भी रूल बेस्ड बना सकते हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल क्या होगा, इसका एक एग्जांपल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर इक्वल है तभी तुम आगे प्रोसीड कर सकते हो। या फिर पार्टनर, मैंने बताया कि मार्शल स्टेटस, अगर तुम फॉल्स है, मान लो मार्शल स्टेटस तुम अनमैरिड हो, तो तुम उस केस में क्या है, पार्टनर का नाम पूछोगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन मान लो अगर उसने बोल दिया कि आई एम मैरिड, तो उस केस में मार्शल स्टेटस ट्रू हो गया। और उस केस में तुम्हें पार्टनर का नाम कंपल्सरीली पूछना है। चलो, वैलिडेशन इतनी सी वैलिडेशन है। ठीक है, ये चीजें लगती थोड़ी आसान है, लेकिन ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली आसान है, इसको जब तुम इम्प्लीमेंट करोगे वो भी अलग अलग यूज केसेस के हिसाब से चीजें होंगी। ठीक है, अब तुम कौन सी एल्गोरिथम यूज कर रहे हो, कि किस किस लॉजिक के हिसाब से तुम फेर बदल कर रहे हो, मतलब डाटा प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है, वो सब बहुत डिपेंड करता है। तो चलो, अब आगे देखते हैं। चलो, इसलिए तो वैलिडेशन वाला काम हो गया, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, अब तुम इसके नाम से ही पता लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम कुछ कुछ एक चीज है, कुछ चीज है। ठीक है, कुछ मान लो XYZ है। ठीक है, उसको ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मान लो ABC में। ठीक है, मतलब कुछ भी, मान लो XYZ चीज है, हम उसको ना ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ABC में। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको आगे प्रोसेस कर पाए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली यही चीज है बस। ठीक है, हम किसी भी XYZ चीज को ABC चीज में बदल रहे हैं ताकि हम उसको आगे प्रोसेस कर पाए। ठीक है, चलो, और ट्रांसफॉर्मेशन वैसे जरूरी क्यों है, अगर मैं तुम्हें समझाऊं ये XYZ और ABC का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको मैं तुम्हें बहुत छोटे से एग्जाम्पल से अगर समझाऊं, तो मान लो तुम एक ना स्ट्रिंग को जो है नंबर में ना कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रिंग जो है वो नंबर में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब चलो इतना सा समझ गए। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वैसे सबसे पहले हमें ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो आओ एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। तो मैंने तुम्हें पिछली बार ना पेजिनेशन का एग्जाम्पल दिया था, है ना। राउटिंग में मैंने तुम्हें बताया था कि पेजिनेशन जैसी एक चीज होती है सबसे पहले। तो ये पेजिनेशन होता क्या है, पेजिनेशन में सिर्फ जैसे कि मान लो मैंने गूगल पे कुछ सर्च करा, गूगल पे मान लो क्या सर्च करूं, बैकएंड। ठीक है, मान लो मैंने बैकएंड सर्च करा। ठीक है, अब गूगल ने क्या करा है, गूगल ने यहाँ पे बेसिकली ना मेरे को एक पेज दिया है। ठीक है, अब उस पेज में इसने बेसिकली कितने, 1 2 3 4, मतलब मान लो 10 लिंक इसने, मतलब 10 वेब पेजेस के इसने लिंक मेरे को ना एक पेज में, मतलब ये पूरा एक पेज है ना, एक पूरा ये पेज है। अब इस सिंगल पेज में इसने मेरे को ना 10 वेब पेजेस इसने दिखाए हैं। ठीक है, 10 वेब पेजेस इसने दिखाए हैं। चलो ठीक है, अब मान लो मैं नेक्स्ट 10 एंट्रीज देखना चाहता हूँ, इसका मतलब क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि ये बैकएंड जो मैंने सर्च करा है इस कीवर्ड के सिर्फ 10 वेब पेजेस ही हैं पूरे इंटरनेट पे, नहीं, हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, ये अभी मेरे को सिर्फ 10 दिखा रहा है, मैं ना नेक्स्ट 10 देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे देखो ये है ना ये, तो ये मैं सेकंड पेज पे जाने के लिए इस 2 पे क्लिक कर दूंगा। तो ठीक है, चलो ये मेरे को नेक्स्ट 10 एंट्रीज दिखा देगा। समझ में आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं पेजिनेशन। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, हम जो है, अब तुम ही सोचो, अब मान लो मैंने ना गूगल का सर्वर ना पेजिनेशन जैसी कुछ चीज ही नहीं जानता, ठीक है, पेजिनेशन जैसी कुछ चीज ही नहीं जानता, तो वो क्या करता, जैसे ही मैंने बैकएंड सर्च करा और मैंने इस पे एंटर मारा, तो ये क्या करता, पूरे इंटरनेट पे जितने भी वेब पेजेस हैं इस बैकएंड कीवर्ड के को रखे हुए, ठीक है, मतलब इस बैकएंड कीवर्ड को मैच करे जो भी वेब पेज, वो सारे वेब पेज लाके मेरे को इसी सिंगल पेज में दिखा देता। और उससे पता है क्या होता, उससे सबसे पहली बात वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होती, ठीक है, क्योंकि तुम सोचो मेरे को भाई क्या पता मैं शुरुआत की दो दो लिंक्स में ही मेरा काम हो जाए, मैं आगे जाऊं ही ना, जो मैं चीज ढूंढ रहा हूँ शुरुआत के दो लिंक्स में मिल जाए मेरे को, ठीक है। और दूसरा कि फिर ना गूगल के रिसोर्स का कंजम्पशन बहुत होता, मतलब गूगल के सर्वर का रिसोर्स बहुत कंजम्पशन होता, वेस्ट हो जाता वो पूरा। और प्लस ऐसा हो सकता है कि क्योंकि मान लो मेरा ना हार्डवेयर जो है, मतलब मेरा जो क्लाइंट का हार्डवेयर है, मेरा ब्राउजर है, मेरा ब्राउजर उतना लोड ही ना ले पाए, क्योंकि तुम ही सोचो इतना बड़ा वेब पेज, इतने सारी चीजें रेंडर करनी है तुम्हें एक ही पेज पे, अब वो पेज तुम रेंडर कर रहे हो और तुम्हारा प्लस मान लो लैपटॉप ही एकदम हैंग हो गया, तुम्हारा यूजर एक्सपीरियंस भी खराब हो गया, ठीक है। तो ऐसी चीजों को ना हैंडल करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास इतनी सारी एंट्रीज है, हम ना शुरुआत की 10 दिखा देंगे पहले पेज पे, फिर अगर यूजर ने आगे प्रोसीड करना चाहा, नेक्स्ट वेब पेज पे जाना चाहा, तो हम उसको नेक्स्ट टेन एंट्रीज दिखा देंगे, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे पेजिनेशन का एग्जाम्पल। तो चलो ठीक है, तो मान लो एक ना क्या बोलते हैं, एक राउट है, ठीक है, एक राउट है, या फिर मान लो एक वेबसाइट है, मान लो www.example.com, ठीक है। अब इस पे ना मैं जा करना चाहता हूँ कि मैं ना सबसे पहले स्टूडेंट्स राउट पे जाऊं, स्टूडेंट्स राउट पे जाऊं, ठीक है, स्टूडेंट्स राउट पे जाऊं, और मैं स्टूडेंट्स राउट पे जाके ना गेट मेथड की मदद से चाहता हूँ कि भाई मैं शुरुआत के ना सिर्फ 10 बच्चों का डाटा, मतलब मान लो ना ये एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है, मान लो यूनिवर्सिटी www.university.com, ठीक है, मान लो एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इस पे ना मैं स्टूडेंट्स राउट पे जाना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स राउट क्या करता है, स्टूडेंट्स राउट ना बेसिकली सारे स्टूडेंट्स का ना डाटा रखता है, ठीक है, इस वाले राउट पे हमने सारे स्टूडेंट्स का डाटा रखा हुआ है। हाँ चलो ठीक है, हमने इस पे जाके सबसे पहले क्या करा, गेट रिक्वेस्ट भेजी है ना, गेट रिक्वेस्ट चलो भेज रहे हैं, हाँ चलो हमें समझ आया कि हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब इसके बाद क्या करा, इसके बाद ना मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ना, मान लो अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10 ही बच्चे हों, 4 ही बच्चे हो ना, हो सकता है हजारों बच्चे हो। अब 10,000 एंट्रीज में नहीं चाहता एक पेज पे देखना, मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ना शुरुआत में सिर्फ 20 बच्चों को या 10 बच्चों को देखूं, ठीक है। तो उसके लिए मैं अगर ये वेबसाइट कॉन्फ़िगर होगी, मतलब मैंने इस तरीके से ये वेबसाइट बनाई होगी, इसके डेवलपर्स ने इस तरह की वेबसाइट बनाई होगी, तो वो क्या करेंगे, वो ना फ्रंट एंड पे जाके ना, ये मैंने पिछली बार तुम्हें बताया था कि राउटिंग में, जब राउटिंग बेसिकली सब चीजें बताई थी कि क्वेरी पैरामीटर्स हम सेट करते हैं जब हमें एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है क्लाइंट से सर्वर तक पहुंचानी होती है, और हमारे पास कुछ बॉडी नहीं होती, ठीक है। तो हम उसको कैसे करते हैं, हम उसको पाथ पैरामीटर या क्वेरी पैरामीटर की मदद से करते हैं, और हम उसको ना यूआरएल के अंदर ही भेजते हैं, ठीक है। तो चलो हम, हाँ इतना चलो याद आ गया शायद। तो अब हम ना यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर डिफाइन करेंगे, तो क्वेरी पैरामीटर क्या करेगा, क्वेरी पैरामीटर बोलेगा भाई अभी तो ये इस वेबसाइट पे आया ही है, तो इसको ना शुरुआत में पहला पेज ही दिखाओ। तो यहाँ पे क्या करेगा, पेज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो बोलेगा ठीक है भाई। और फिर पेज के बाद इसने ना एक चीज और डिफाइन कर दी, लिमिट। ये लिमिट क्या करेगा, लिमिट डिफाइन करेगा कि भाई हम, लिमिट जो है ना वो सिर्फ 10 बच्चे हैं, लिमिट की वैल्यू जो है वो सिर्फ 10 है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक बार में सिर्फ 10 बच्चे, 10 बच्चों को ही एंट्रीज ही वेब पेज पे
रेंडर होगी, मतलब 10 बच्चों की एंट्रीज ही, फर्स्ट 10 बच्चों की एंट्रीज ही फेच होगी। ठीक है, समझ रहे हो? हाँ चलो, इतना समझ आ गया। और तो इससे तुमने क्या सीखा? सबसे पहला पेज और लिमिट, है ना? इतना समझ आ गया। चलो, हाँ चलो, इसे ये वैसे इतना काम का यहाँ पे है नहीं है, हम थोड़ा कुछ और बात करते हैं, लेकिन ये चीज भी ज्यादा जरूरी है तुम्हें। ठीक है, तो चलो। में कैसे स्टोर करा? एज अ नंबर स्टोर करा, है ना? एज अ नंबर स्टोर करा, पेज इक्वल्स टू वन। ये वन क्या है? वन एक नंबर है ना। और लिमिट इक्वल्स टू 10, 10 क्या है? एक नंबर है ना। लेकिन जब हम इसको फिर वहां जाके बैकएंड में जाके इसको फेच करते हैं ना, ठीक है, बैकएंड में आके हम उसको पार्स करते हैं, रीड करते हैं, ठीक है, प्रोसेस करते हैं, तो वहां पे जाके ना ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो जाती है। और तुम्हें मैंने बताया था कि जेसॉन में डाटा ट्रांसफर होता है, तो वहां पे जाके ये चीजें ना, जितनी भी डाटा है, ये डाटा जितना भी है वो स्ट्रिंग में बदल जाता है अपने आप, ठीक है। मतलब जब घुसेगा सर्वर के अंदर, तो ये जितना भी डाटा है क्वेरी पैरामीटर्स का, वो एज अ स्ट्रिंग जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो वन है, ये वन के ना आगे और पीछे कोट्स लगे होंगे, ठीक है। मतलब इसका क्या है? डबल कोट्स के अंदर वन लिखा होगा, ठीक है। और लिमिट, फिर लिमिट भी क्या होगा? लिमिट भी डबल कोट्स के अंदर होगा, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे क्या हो गया? पेज का जो डाटा टाइप है और लिमिट का जो डाटा टाइप है, वो क्या डाटा टाइप हो गया? वो डाटा टाइप हो गया स्ट्रिंग डाटा टाइप, ठीक है। लेकिन यार अब तुम ही सोचो, अब तुम बैकएंड पे जाओगे, अब बैकएंड पे जाके तुम देखोगे कि यार लिमिट वन है और सॉरी, लिमिट 10 है और पेज वन है, ठीक है। अब तुम जाके ना बैकएंड में जाकर करना चाहते हो कि भाई सबसे पहले तो तुम कंट्रोलर में जाओगे और बोलोगे कि यार मैंने ना कुछ, मान लो मैंने एक रूल बना रखा है। वो रूल क्या है? कि भाई पेज की जो वैल्यू है ना, पेज की वैल्यू है वो 500 से ना नीचे होनी चाहिए। मतलब मैं ना 500 से ज्यादा पेजेस कभी अलाउड करूंगा ही नहीं, ठीक है। या फिर मान लो 1000 पेजेस से ज्यादा मैं अलाउ करूंगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? ठीक है, 1000 पेजेस से से ज्यादा मैं अलाउ करूंगा ही नहीं, ठीक है। और तुमने लिमिट कर दी, लिमिट मान लो, लिमिट मान लो तुमने कर दिया कि मैं एक बार में ना 50 बच्चों से ज्यादा की एंट्रीज दूंगा ही नहीं। मतलब क्या है इसका? मतलब लिमिट की वैल्यू जो है ना, 50 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। मतलब यहाँ पे वैसे देखा जाए तो 49 वैसे, ठीक है। इक्वल टू और लगा देंगे तो 1000 और 50 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? मैंने मान लो ना, ये कंट्रोलर लेयर में ये वाला रूल डिफाइन कर रखा है, ठीक है। कंट्रोलर लेयर में मैंने वैलिडेशन के लिए ये वाला रूल डिफाइन कर रखा है कि भाई जब भी पेज की वैल्यू आएगी ना, तो वो पेज की वैल्यू जो है वो 1000 से छोटी होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। और लिमिट की जो वैल्यू है वो, सॉरी, पेज की वैल्यू 1000 से छोटी होनी चाहिए, और जो लिमिट की वैल्यू 50 से छोटी या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हाँ चलो समझ। लेकिन अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यार क्वेरी पैरामीटर में ये सारी वैल्यूज आई थी, और क्वेरी पैरामीटर जो है वो तो स्ट्रिंग में डाटा सारा बदल देता है। तो अब मैं एक स्ट्रिंग को एक नंबर से तो कंपेयर कर नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। तो इसी चीज के लिए हम क्या करेंगे? हम स्ट्रिंग से नंबर में ये डाटा कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देगा? ये बेसिकली वन से, ये किसमें नंबर बदल देगा? क्या बोलते हैं, वन में बदल देगा। मतलब एक स्ट्रिंग से नंबर में बदल देगा, और बेसिकली क्या, 10 से। समझ गए? हाँ चलो। ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसफॉर्मेशन की इंपॉर्टेंस तुम्हें यहाँ समझ आ गई होगी वैसे, ठीक है। और अब हम इसमें ना एक चीज और करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, वो चीज होती है सैनिटाइजेशन।
सैनिटाइजेशन। अब सैनिटाइजेशन को तुम यहाँ पे भी एक तरीके से नाम से चलो, यहाँ पे करने की कोशिश करो, मतलब नाम से ही समझने की कोशिश करो, तो इसका मतलब तुम क्या समझोगे बताओ। इसका मतलब ये है कि सैनिटाइजेशन का मतलब बस सबसे कुछ साफ करना, ठीक है। मान लो जर्म्स मारना, एक तरीके से तुम समझ सकते हो, है ना। कुछ गंदगी हटाना, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई हैकर आता है, और हैकर ना कुछ, मैं तुम्हें बताया था जब हम एचटीटीपी पढ़ रहे थे, तो हैकर कभी कभी क्या करता है, कभी कभी आता है और ना एक मलिशियस कोड हमारे, सॉरी, किसी भी रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करके कोई मलिशियस कोड ना उसमें इंजेक्ट कर देता है, और रिक्वेस्ट के साथ ना सर्वर पर भेज देता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा, मान लो उसने ना स्क्रिप्ट टैग का यूज करा, और स्क्रिप्ट टैग जो है सर्वर पे भेज दी, ठीक है। अब इस स्क्रिप्ट टैग की मदद से वो कुछ भी, इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर वो कुछ भी मलिशियस कोड डाल सकते हैं, और ये जाएगी सर्वर पे, तो अपने आप ये वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, रन हो जाएगी, ठीक है, अगर हमने इसको सही से हैंडल नहीं करा हो। तो हम फिर अब कैसे करें, अब तुम ही सोचो। मान लो किसी हैकर ने ना एक ये स्क्रिप्ट टैग के साथ मेरी रिक्वेस्ट में ना कुछ डालकर भेज दिया। अब वो रिक्वेस्ट में स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ मलिशियस कोड है, ठीक है। वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ मलिशियस कोड है, तो क्या होगा यहाँ पे, स्क्रिप्ट सबसे पहले ना वो कहाँ आएगी, वो सबसे पहले आएगी कंट्रोलर लेयर के पास, है ना। कंट्रोलर लेयर के पास ये जैसे ही आएगी, तो क्या होगा बताओ। कंट्रोलर लेयर ने क्या करता है, वैलिडेशन करता है, ट्रांसफॉर्मेशन करता है ना। तो वैलिडेशन चलो वो कर देगा इसको, जो भी डाटा टाइप, ठीक है। वैलिडेशन में ये चीज पकड़ी नहीं जाएगी, वैलिडेशन में ये वाली चीज इस पकड़ी नहीं जाएगी, सैनिटाइजेशन वाली चीज, ठीक है। लेकिन हमको पता लग गया कि यार कुछ चीज तो एक्स्ट्रा है जो हमको ना नहीं चाहिए, तो उसमें हम ना सैनिटाइजेशन करेंगे इस केस में, ठीक है। हम अब सैनिटाइजेशन करेंगे, इसका मतलब क्या है, हम ना एक ना रेजेक्स डिफाइन करते हैं बेसिकली, या फिर इसका तुम अगर अभी ना भी समझो तो कोई कोई दिक्कत नहीं है। हम बेसिकली ना इसको क्या करते हैं सैनिटाइजेशन में, इस स्क्रिप्ट टैग को ना आइडेंटिफाई कर देंगे किसी एल्गोरिथम की मदद से, या फिर किसी लॉजिक की मदद से हम, या फिर जाके उसमें ढूंढेंगे कि भाई क्या ये स्क्रिप्ट नाम की चीज क्या उसमें आ रही है क्या, अगर आ रही है तो इसको डिलीट कर दो पूरा, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो सैनिटाइजेशन से क्या होता है, बेसिकली सैनिटाइजेशन से रिक्वेस्ट में जितना भी डाटा, मतलब रिक्वेस्ट में जितना भी ऐसा डाटा है जो थोड़ा तुम्हें लग रहा है मलिशियस है, मतलब ये डाटा, मतलब ये चीज ना उस रिक्वेस्ट में नहीं लिखी होनी चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम जाओगे और तुम जाकर ना ये सैनिटाइजेशन कर दोगे। सैनिटाइजेशन मतलब अनवांटेड चीजों का सफाया कर दोगे बस, ठीक है। और सैनिटाइजेशन वैसे बेसिकली इसमें भी काम आता है एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट करने में। अब इसका मतलब क्या है एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंशन का, इसका मतलब बेसिकली ये है कि कभी कभी क्या होता है, कोई हैकर आता है, और हैकर आता है तो वो आके ना क्या करता है कि तुम्हारे यूजर इनपुट की जगह वो ना एक एसक्यूएल की क्वेरी डाल देता है। इसका मतलब क्या है कि मान लो इंस्टाग्राम है, मान लो फेसबुक, मान लो चलो फेसबुक, देखो फेसबुक का लॉगिन पेज है, यहाँ पे क्या है, एक ईमेल आईडी पासवर्ड है। अब मान लो ईमेल में जाके ना मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले ये सेमी कॉलन लगाया, और सेमी कॉलन के बाद मैं कुछ भी मान लो मैंने ना एक एसक्यूएल की क्वेरी रन कर दी, ड्रॉप टेबल, ठीक है। अब मान लो मैंने ये ड्रॉप टेबल रन कर दिया, और मेरा ना सिस्टम जो है, मैंने ना ये सैनिटाइजेशन नहीं कर रखा, या मैंने ना एसक्यूएल से प्रिवेंशन नहीं कर रखा, तो पता है क्या होगा, ये सबसे पहले ये एसक्यूएल इंजेक्शन, सॉरी, जो भी एसक्यूएल मेरे ईमेल फील्ड की जगह आ रहा है, जो भी एसक्यूएल की क्वेरी है, वो जो मेरे ईमेल फील्ड की जगह आ रही है यूजर के द्वारा, अटैकर के द्वारा, तो सबसे पहले वो कंट्रोलर पे आएगा। और कंट्रोलर लेयर पे मैं इसको डिफाइन कर दूंगा कि भाई कुछ भी एसक्यूएल की क्वेरी अगर दिखी तेरे को तो उसको साफ कर दियो, ठीक है। और अगर साफ नहीं करेगा तो क्या होगा, साफ नहीं करेगा तो
मान लो ये वाली क्वेरी जो है ड्रॉप टेबल क्वेरी जाके ना बैक एंड पे रन हो गई, उससे क्या होगा, उससे उनका पूरा डाटाबेस उड़ जाएगा। समझ रहे हो, पूरा डाटाबेस उड़ जाएगा। और किसी कंपनी के लिए उसका डाटाबेस पूरा एक चुटकी में उड़ जाए, मतलब कितना बड़ा लॉस है, सोचो। समझ में आ रहा है। तो कंट्रोलर लेयर में हम सैनिटाइजेशन कर सकते हैं एसक्यूएल को, एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। और अगर मैं तुमको इसमें एक चीज और बता दूं जो मैं बताना वैसे नहीं चाहता वैसे, रेजेक्स। रेजेक्स क्या होता है बेसिकली? रेजेक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर मैं तुम्हें रेजेक्स का एग्जांपल दूं तो मतलब रेजेक्स बेसिकली ना, तुम एक तरीके की एक्सप्रेशन लिखते हो, ठीक है। एक तरीके की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो जो ना तुम्हें मलिशियस, मतलब कुछ भी, मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके का पैटर्न ढूंढने में मदद करती है, ठीक है। क्या होता है रेजेक्स, रेगुलर एक्सप्रेशन? रेगुलर एक्सप्रेशन, तुम ना एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, ठीक है। एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, ठीक है। कुछ तो लिखते हो उसमें, मतलब समझ में आ रहा है। इसमें क्या, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, स्पेशल कैरेक्टर्स की मदद से ना तुम एक तरह की रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हो। उससे क्या होता है, उससे ना तुम किसी भी क्या बोलते हैं, किसी भी स्ट्रिंग में, किसी भी स्ट्रिंग में जाके या फिर किसी भी रिकॉर्ड में जाके, किसी भी रिकॉर्ड में जाके ना किसी, तुम किसी तरीके का एक पैटर्न ढूंढ सकते हो। अब उसमें इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तुम यही देखो ना कि यहाँ पे जब स्क्रिप्ट टैग है, तो स्क्रिप्ट टैग का क्या पैटर्न है? स्क्रिप्ट टैग पहले, सबसे पहले एक ओपनिंग टैग ऐसा होगा और एक क्लोजिंग टैग ऐसे होगा। तो हमें बेसिकली एक इसको यही तो ढूंढना है। और हम फिर इसके ये टैग जैसे ही ढूंढ लेंगे, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, तो हम ये टैग और इसके बीच में जितना भी चीज लिखा हुआ है, सब उड़ा देंगे। और एसक्यूएल में एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट करने के लिए तुम कुछ ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करोगे जो तुम्हें एसक्यूएल का रिकॉर्ड ढूंढने में मदद करे, किसी भी रिकॉर्ड में, ठीक है। एसक्यूएल का कुछ ना कुछ सिंटेक्स होता है, मतलब उस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग तुम्हें वो चीज ढूंढने में किसी भी रिकॉर्ड में मदद करे, ठीक है। हाँ चलो, सैनिटाइजेशन तुम समझ गए होगे मोस्ट प्रोबेबली। और इसके बाद एक चीज ना और होती है। चलो इतनी यहाँ तक तो हमने बात करी, क्या बोलते हैं, यहाँ तक हमने बात करी सर्वर साइड वैलिडेशन, है ना, सर्वर साइड वैलिडेशन। अब तुम्हें इतना पता लग गया होगा कि ये जो वैलिडेशन वो वैलिडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और सैनिटाइजेशन क्या होता है ना, इतना समझ आ गया। अब मैंने अब तक बात करी कि भाई हम ये जो वैलिडेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, वो कहाँ कर रहे थे? कंट्रोलर लेयर पे कर रहे थे, है ना। लेकिन इन रियल वर्ल्ड हम कंट्रोलर लेयर पे तो कंपल्सरीली करते ही करते हैं, ठीक है। यहाँ तो तुम्हें सर्वर के अंदर तो तुम्हें करनी ही करनी है, लेकिन तुम्हें एक जगह और करनी है, फ्रंट एंड पे भी करनी होती है सेम चीज। फ्रंट एंड पे भी तुम्हें सेम चीज करनी होती है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम्हें एक ही वैलिडेशन और ट्रांसफॉर्मेशन जो है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, सैनिटाइजेशन भी नहीं, पर तुम्हें वैलिडेशन जो है वो क्लाइंट साइड पर भी इम्प्लीमेंट करनी होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लाइंट साइड पर भी इम्प्लीमेंट करनी होती है। तुम ही देखो ना, अगर मान लो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाला ही नहीं, इसका मतलब क्या है? वैलिडेशन हमें क्लाइंट साइड पर भी करनी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब मैंने मान लो यहाँ पे ना डाटा, ये फेसबुक का लॉगिन पेज है, मैंने डाटा डाले नहीं, मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या बोलेगा। देखो, इसने मेरे को एरर फेंक दिया, क्या बोला कि द ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। अरे यार, चलो छोड़ो। मान लो मैंने अभी ना ईमेल एड्रेस और या पासवर्ड डाला ही नहीं है, अब मैं इस पे करूंगा तो क्या होगा बेसिकली? द ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर यू एंटर्ड इज नॉट कनेक्टेड टू एन अकाउंट। ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा।
या कुछ और दिक्कत है मेरे हिसाब से। तो आइडियली इसको क्या करना चाहिए वैसे? आइडियली ना इसको मेरे को यहीं पे रोक देना चाहिए कि भाई बिफोर सबमिटिंग, मतलब बिफोर सबमिटिंग प्लीज एंटर ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? जब तक मैं वैलिडेशन क्या है, वैलिडेशन का क्या मतलब क्या है? वैलिडेशन का मतलब ये है कि मान लो एक तरीके से मैंने यहाँ पे ईमेल नहीं डाला, तो मैं अगर मैं इसको सबमिट करना जाऊंगा ना, तो ये बोलेगा कि भाई पहले ईमेल डालो। चलो मैंने ईमेल डाल दिया, मैंने अपना नाम डाल दिया कुछ भी रैंडम। ठीक है, मैंने ईमेल की जगह नाम डाल दिया। अब मान लो मैं दोबारा से लॉगिन करने जाऊंगा, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि भाई आपने जो फॉर्मेट है वो सही नहीं करा। ठीक है, सही फॉर्मेट में आपने डाटा नहीं डाला। ठीक है, और समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मतलब वैलिडेशन क्लाइंट साइड पर भी करना जरूरी है, कि इससे इससे फायदे बहुत होते हैं। पूछो क्या सबसे पहली बात। मतलब तुम ही सोचो कि अगर मैंने कुछ एक लॉगिन फॉर्म बना दिया होता। ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म बना दिया होता, एक लॉगिन फॉर्म बना दिया होता। ठीक है, मान लो मैंने लॉगिन फॉर्म यहाँ बना दिया होता। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? एक मिनट। हाँ, अब कोई यूजर आया, अब यूजर ने ईमेल डाला नहीं, पासवर्ड डाला नहीं, और वो ना बार बार लॉगिन बटन पे क्लिक करे जा रहा है। समझ रहे हो? बार बार लॉगिन बटन पे क्लिक करे जा रहा है। ठीक है, लॉगिन बटन पर ना यहाँ पे बार बार क्लिक करे जा रहा है, और लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा? बेसिकली एक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सर्वर पे, और अगर मेरे सर्वर पे नेटवर्क रिक्वेस्ट जा रही है जो कि कोई डाटा स्टोर स्टोर ही नहीं करती, मतलब जो जो डाटा एग्जिबिट ही नहीं करती, तो अब कोई भी खाली रिक्वेस्ट आ रही है, वो तो एक तरीके का वेस्टेज ऑफ रिसोर्स हो गया ना भाई फिर। मतलब उसमें एनर्जी गई। चलो क्लाइंट की एनर्जी तो गई गई, लेकिन उसकी मदद, उसकी वजह से मेरा भी तो रिसोर्स का नुकसान हुआ। एज अ सर्वर मान लो तुम्हारे पास, तुमने कोई ऐप बनाया, तुमने कोई उसमें इम्प्लीमेंट करा, लेकिन तुमने वहां पे क्या बोलते हैं, ये वैलिडेशन क्लाइंट साइड पर लगाई ही नहीं। उस केस में क्या होगा? उस केस में जब जब यूजर यूजर लॉगिन पे क्लिक करेगा ना, तब तक नेटवर्क रिक्वेस्ट जाएगी। अब चाहे उसने उसने सही ईमेल दिया हो या ना दिया हो, उसने पासवर्ड दिया हो ना दिया हो, उसने खाली रिक्वेस्ट भेज दी हो, उसने ईमेल की जगह नंबर डाल दिया हो, उसने पासवर्ड की जगह कुछ भी डाल दिया हो। समझ में आ रहा है? अब इससे तुम्हारा वेस्ट ऑफ, सबसे पहले एज ए सर्वर सर्वर ओनर, ठीक है, एज एन एप्लीकेशन ओनर, तुम्हारा सबसे पहले नुकसान हो गया। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि भाई अब कोई है, क्या बोलते हैं, कोई है बंदा, मतलब पीक टाइम चल रहा है एक तरह से, मान लो तुम्हारे ऐप का। ठीक है, तुम्हारे मिलियंस ऑफ यूजर्स आ रखे हैं अभी, तुम्हारे को सही मान लो सेल चल रही है किसी चीज की, वो खरीदने के लिए यूजर तुम्हारे वेबसाइट पे आ रहे हैं एकदम भर के। ठीक है, मतलब काफी हैवी नंबर्स में। तो उसमें कोई ऐसी आके तो बेवकूफी करे, तो वो तो आके तुम्हारे सर्वर पे एक्स्ट्रा लोड ही डाल रहा है ना। समझ रहे हो? तो इसलिए क्लाइंट साइड में वैलिडेशन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो हमको इतना समझ आ गया कि क्या होता है, कुछ चीज होती है वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब वैलिडेशन क्या होता है? चेक करना डाटा सही है कि नहीं। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली किसी एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, या फिर कुछ सैनिटाइज सैनिटाइज करना। सैनिटाइज मतलब कुछ अटैक को प्रिवेंट करने के लिए एक स्पेशल पैटर्न के कीवर्ड्स को ढूंढकर डाटा मतलब रिक्वेस्ट में से हटा देना। ठीक है, हाँ, तो वैलिडेशन ट्रांसफॉर्मेशन इतना ही है। स्टॉप कर सकता है रिकॉर्डिंग।